सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में डिक्सन ने अपने ग्रोथ तो काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई है। पिछले 10 साल में अपने रेवेन्यू को कंपनी ने 32% सीजीआर से ग्रो किया है, प्रॉफिट को 39% सीजीआर से ग्रो किया है। 3 साल, 5 साल या फिर पिछले 1 साल की ही रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर भी नंबर्स हमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलते हैं। और अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने कुछ कंपनीज को लेकर अपने ओपिनियंस दिए हैं। अब ये जो कुछ कंपनी के मैं बात कर रहा हूँ ये सभी ईएमएस कंपनी है, जिसमें डिक्सन, एवलॉन और काइनेस जैसी कंपनीज का नाम आता है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिक्सन की, तो हम डिक्सन की ही रिकॉर्ड्स ही कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पिछले 15 महीनों में जितने भी कस्टमर्स एक्वायर किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी ने, उसके बिजनेस के एग्जीक्यूशंस के बाद कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कंपनी को ग्रोथ अचीव करना है तो पिछले 15 महीनों में जो कंपनी ने कस्टमर एक्वायर किया है उसके बिजनेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक अच्छे ग्रोथ के लिए, ऐसा यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का कहना है। या फिर ब्रोकरेज हाउस इस बेसिस पे बिलीव करती है कि कंपनी ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। और दोस्तों इसमें कुछ कंपनी, इनफैक्ट बड़ी कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, जिसमें शाओमी है, रियलमी है, मोटोरोला है, स्मार्टू जैसी कंपनीज हैं जो कि बढ़ावा दे सकती है। उसके अलावा हाल ही में वीवो के साथ भी इसने पार्टनरशिप किया है और उम्मीद है कि Q2 FY26 से वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा, यानी कि उससे भी कंपनी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगी अगले फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर से। ऐसा यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स का बिलीव है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ यहाँ पर ग्रोथ को लेकर भी ओपिनियंस उन्होंने रखा है। जेएम फाइनेंशियल्स ने बताया है कि FY27 के एंड तक इनके जो रेवेन्यू है वो 59% सीजीआर से ग्रो कर सकते हैं। प्रॉफिट नहीं, इबिट्टा, वो भी 59% सीजीआर से देखने को मिल सकता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66% सीजीआर से देखने को मिल सकता है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से, ये 2027 के एंड तक का है। बट ये जो सारी चीज़ें मेंशन की गई थी वो 2024 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक की बात है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में ब्रोकरेज हाउस का बिलीव हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये जो ब्रोकरेज हाउस है इसका नाम है जेएम फाइनेंशियल्स, आप नाम नोट कर सकते हैं। बट जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं उन सभी के कमेंट्री को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मार्केट का पार्ट है। काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट आपको पब्लिश होती हुई देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ कंपनीज को लेकर नेगेटिव होता है तो कुछ कंपनी को लेकर पॉजिटिव होता है। अब वो जो सारा रिसर्च रिपोर्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली अगर फॉलो करोगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से आप हर जो कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उसको प्रॉपर रिसर्च करो। बाकी रिसर्च रिपोर्ट तो डेली बेसिस पे आपको देखने को कई सारी कंपनीज में मिल जाती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब अगर दोस्तों बात करें पिछले कुछ टाइम में, तो टाटा मोटर्स के जो रेवेन्यू है उसमें एक स्लो डाउन तो हमें देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल के एंड में, यानी कि Q4 पिछले साल के, वहाँ पर कंपनी ने 1,19,986 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। और उसके बाद से जितना भी क्वार्टर कंपनी ने रिपोर्ट किया वो सभी क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1,19,000 करोड़ के रेवेन्यू से कम ही था। और उसके अलावा इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट की बात करें, जिसके बाद और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अदर इनकम, तो वो सारी चीज़ों को अब इग्नोर कर देते हैं। हमसे बात करते हैं इबिट्टा की। तो उस टाइम हमें 17,135 करोड़ का इबिट्टा देखने को मिला था। और अभी जो है लास्ट क्वार्टर में वो 13,043 करोड़ था। और बेस्ट इससे पहले जो था वो 15,785 करोड़ था। यानी कि पिछले साल के एंड में जो कंपनी ने बेस्ट रेवेन्यू, बेस्ट इबिट्टा रिपोर्ट किया था, उसको लगातार कंपनी बीट नहीं कर पा रही है, या फिर बोल सकते हैं उसके आसपास भी कंपनी आने में लगातार अनसक्सेसफुल रह रही है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स में ग्रोथ की थोड़ी सी कंसर्न पैदा हुई थी। और टाटा मोटर्स के वैल्यूएशन में भी काफ़ी अच्छी खासी करेक्शंस हमें देखने को मिली थी। अब ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हो क्यों रही हैं, तो इसके पीछे का चलिए रीजंस अच्छी तरह से समझते हैं। देखो दोस्तों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि टाटा मोटर जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमें जेएलआर सेगमेंट से देखने को मिलता है, यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर सेगमेंट।
अब इस क्वार्टर 3 की बात करें तो 7.5 बिलियन यूरोस रेवेन्यू जनरेट किया है जेएलआर ने, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो सिंगल डिजिट से ही ग्रो हुआ है, 1.5% की ही ग्रोथ दिखी है। और ईयर टू डेट अगर देखोगे तो वहाँ पर 0.5% की ही ग्रोथ दिख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। होलसेल बिजनेस वॉल्यूम के ग्रोथ को भी अगर देखोगे तो वो भी आपको सिंगल डिजिट यानी कि सिर्फ 3% से ही बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि जेएलआर का जो प्रेजेंस है वो पूरा वर्ल्ड वाइड है। पहले प्रेजेंस चाइना में काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलता था और यूएस में भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। और चाइना की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें जेएलआर सेगमेंट को फेस करता हुआ देखने को मिला है। सेल्स फ्रॉम चाइना वर हैम्पर्ड एंड एफर्ट टू नॉर्मलाइज रिटेल स्टॉक पोजीशन इज अंडरवे। अब देखा जाए तो चाइना के कुछ लोकल कंपनीज हैं जिसमें आप BYD का नाम सुन रखे होंगे, ग्रीनी का नाम सुन रखे होंगे, तो वो सारे कंपनीज का जो मार्केट शेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। इस वजह से जेएलआर को अपना मार्केट शेयर वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है और एक स्लोडाउन भी वहाँ पर उनको विटनेस करने को मिल रही है। और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है जिस वजह से जेएलआर उतना ज़्यादा रेवेन्यू एंड उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट नहीं दे पा रही है टाटा मोटर्स को। बट वही अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस से जो कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है वो इस बार हमें 25% ज़्यादा देखने को मिला है ईयर टू डेट, जो कि एक अच्छी बात है। और यूएस को लेकर कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हमें अच्छी ही देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको पिछले कुछ टाइम में जो टाटा मोटर्स का वीक परफॉर्मेंस दिख रहा है उस वीक परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस क्लियर हो गए होंगे। बट इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि डीमर्जर को लेकर है, उसकी बात भी मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने बताया था कि टाटा मोटर्स फाइनेंस की वो डीमर्जर कर रही है और उसको लेकर अपडेट्स कंपनी ने दिया है कि डीमर्जर का जो प्रोसेस है टाटा मोटर्स फाइनेंस का इज़ प्रोग्रेसिंग वेल, यानी कि काफ़ी अच्छी तरह से उसका कामकाज हो रहा है। तो उस पर कंपनी काफ़ी जल्दी आपको बड़े फैसले लेते हुए भी दिखेगी, यानी कि डीमर्जर की कोई पॉसिबिलिटीज़ डेट आपको देती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कंपनी ने हमारे इंडिया बिजनेस को लेकर भी कुछ कमेंट्री की है। एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ हमें फ्लैटिस ही देखने को मिलेगा FY25 में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और डिमांड वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें अगले फाइनेंशियल ईयर की यानी कि 2026 की, तो वहाँ पर बताया गया है कि बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिमांड को इम्प्रूव कर सकता है और कंपनी उम्मीद कर रही है 6 से 7% ग्रोथ का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एज ए इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए उन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। अब प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स पब्लिश हो रही हैं। न्यूज़ अपडेट्स दोस्तों ये है कि कंपनी को मिल चुका है सोलर मॉड्यूल का एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो कितना है, 1234 करोड़ रुपए का सोलर PV मॉड्यूल्स की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल चुकी है। और ये जो न्यूज़ है एक दिन पहले हमें सुनने को मिली है। अब इस न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक ने थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट तो ज़रूर किया, बट काफ़ी सारे आर्टिकल्स इससे रिलेटेड आपको पब्लिश होते हुए देखने को नहीं मिले हैं और ये आर्टिकल्स मुझे देखने को मिला है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो पिछले कुछ टाइम में प्रीमियर एनर्जीज की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी डिफरेंट दिखी है लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग के बाद अच्छी तेज़ी आपको दिखी थी क्योंकि कन्विक्शंस काफ़ी ज़्यादा हाई था इन्वेस्टर्स का और काफ़ी बम्पर लिस्टिंग भी हमें देखने को मिला था। बट अभी यूएस में एनर्जी सेक्टर को लेकर जो न्यू पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर एक बड़ा कंसर्न है, फंड रुकावट भी देखने को मिल सकती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी कंपनीज काम करती है यूएस में, मेनली रिन्यूएबल कंपनीज की बात हो रही है, तो उन सारी कंपनीज को प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रही थी और इन सारी चीज़ों के बीच में जो कन्विक्शंस था इन्वेस्टर्स का बड़ी ग्रोथ का प्रीमियर एनर्जीज से, वारी एनर्जीज से, वो कन्विक्शंस थोड़ा सा कटता हुआ दिखा है और इस वजह से काफ़ी ह्यूज सेलिंग प्रेशर भी इन सारी कंपनीज के शेयर में हमें विटनेस करने को मिली है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगर आप प्रीमियर एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है रंजीत मेकाट्रॉनिक लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों अपडेट ये है कि 18 फरवरी को इस कंपनी ने रखा है बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल रखी कि बोनस और स्प्लिट का, और ये प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो 18 फरवरी के आउटकम में ये कंपनी आपको बोनस और स्प्लिट जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हुए दिख सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपकी अच्छी खबर है, इन्वेस्टर नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं कंपनी को। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।